जनरली यूपीएससी के बाद प्लान बी स्टेट पीएससीज को देखा जाता था और लोग ये सोचते थे कि 2-3 महीने दो और स्टेट पीएससी निकल जाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द शेयर कंपटीशन आप स्टेट पीएससीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्लीपी क्लासेस आईएएस स्टेट पीएससी स्पेसिफिक कोर्सेज लेके आ रहे हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उड़ीसा पीएससी निकाला है, यूपी पीएससी निकाला है, जेके पीएससी निकाला है और ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन टॉपर्स का पार्ट बने, इन टॉपर्स में से एक बने, तो जुड़ें स्लीपी क्लासेस आईएएस के साथ। मेरा नाम अनुकृति मिश्रा है, मैं मधुबनी जिले से हूँ। मैंने अपनी प्रिपरेशन दिल्ली में की और बीपीएससी एग्जाम में मेरी 8th रैंक आई है इस टाइम। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इन बीपीएससी। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। बीपीएससी के एग्जाम 68th बीपीएससी की अगर बात करें तो इट वाज द एग्जाम जहां पर बीपीएससी ने अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा चेंज कर ली इन द टर्म्स ऑफ एग्जाम पैटर्न। उसके लिए मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो उसकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आप लोगों को एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी, ओल्ड एंड न्यू। मैंने दोनों ही एनसीईआरटीज पढ़ी थी और उनके नोट्स बनाए थे, विच वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। प्रिलिम्स के एग्जाम में आप लोगों को बिहार का बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिसके लिए कोई भी बिहार की बुक, मैंने जैसे क्राउन को रेफर किया था, आप भी कोई भी ऐसी बुक को रेफर कर सकते हैं जिससे बिहार की बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को ऑन टिप्स याद होनी चाहिए। बिहार 2011 का सेंसस याद होना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों को मैथ्स अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चंस मैथ्स के भी होते हैं एंड उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में हमें वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी बुकलेट को रेफर कर सकते हैं। मैंने दृष्टि की एक बुकलेट को रेफर किया था एंड इट वाज हेल्पफुल। आप लोग उसके साथ बेसिक बुक्स पढ़िए ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। इन सब की काफी हेल्प होगी आपको व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन। साइंस के लिए आप लोग घटना चक्र की बुक को लगा सकते हैं, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। उससे काफी ज्यादा साइंस के बेसिक क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। प्रीलिम्स में आप लोग के पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आप लोगों के लक्ष्य होने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। हालांकि अब जब नेगेटिव मार्किंग आ गई है, विच वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन 68th, ये आप लोग प्लीज मेक श्योर कर लें कि सिर्फ तुक्के नहीं लगा रहे हैं। कैलकुलेटेड गेसेस ले सकते हैं, लेकिन ऐसे रैंडम उसमें नहीं लगाना है ये सोच के कि क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है तो हमें ही लगा देना चाहिए। कैलकुलेटेड गेसेस होने चाहिए। मैंने 150 क्वेश्चंस में उस टाइम अराउंड 110 क्वेश्चंस किए थे। ये एक डिसेंट नंबर है, इससे ज्यादा भी किया जा सकता है, पर आई वॉज वेरी श्योर ऑन द क्वेश्चंस दैट आई मार्क्ड। तो जब तक आपकी श्योरिटी है, जहां आप कैलकुलेटेड गेसेस में 2 ऑप्शन तक आ गए हैं, आप लोगों को उसमें अप्लाई करना चाहिए अपना गेस वर्क। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड नॉट सजेस्ट, जहां पर 3 ऑप्शंस आपको डाउट में हो तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एट स्टेज, तो इसलिए आप लोग को उसकी प्रिपरेशन भी वैसी करनी चाहिए। इसके बाद मेंस का एग्जाम होगा। मेंस के एग्जाम और प्री के एग्जाम के बीच में ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए मेंस की कुछ बेसिक प्रिपरेशन आप लोगों को प्री से पहले ही कर लेनी चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करने के बाद ही आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। सिर्फ प्री की प्रिपरेशन करते रहेंगे तो मेंस बहुत सफर करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस की प्रिपरेशन को भी ध्यान में रखा जाए। अब अगर हम 68th की बात करें तो इसमें भी पैटर्न चेंज हो गया था। 68th में GS1, GS2, हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर, एसे और ऑप्शनल का क्वालिफाइंग पेपर था इस बार। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये पेपर आपके लिए इजी होगा, बिकॉज इसमें बेसिक हिंदी पूछते हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो आप लोग अपने एग्जाम से पहले कुछ टाइम हिंदी को डिवोट करें, क्योंकि
ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो आप ये मेक श्योर करें कि आप इसकी भी प्रिपरेशन करें। मैंने अरिहंत की एक हिंदी की बुक आती है, उसको रेफर किया था, और उससे बेसिक हिंदी को आप ब्रश अप कर लेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। उसके बाद अगर हम GS1 की बात करें, तो GS1 में ऑलरेडी अगर आप BPSC की साइट पे जाएं तो उन्होंने एक सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। 67 BPSC तक उसी डिफाइंड सिलेबस में से ही क्वेश्चन आते हैं। चेंज पैटर्न में 68th में भी उससे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स में आते हैं ऑफ 7 and 8 मार्क्स। बाकी क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही ओपन एंडेड आ रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को अपने नॉर्मल रिसोर्सेज से थोड़ा ज्यादा पढ़ने की जरूरत होगी। इन GS1 आई वुड सजेस्ट कि जो सिलेबस के पॉइंटर्स BPSC के साइट पर हैं, आप उस पे अपने नोट्स खुद बनाइए, जैसे मौर्य, पाला, मधुबनी पेंटिंग, कंपनी पेंटिंग, पटना कलम, ये सब चीजें जो सिलेबस में मेंशन्ड हैं, आप इनको सिलेबस में सबसे पहले इनके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। मैंने शॉर्ट नोट्स इनमें तैयार कर दिए थे। उसके बाद मैंने GS1 के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, और स्पेक्ट्रम से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों ही सेक्शंस आते हैं, इसलिए आर्ट एंड कल्चर में मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप क्लास 11 की इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर जरूर पढ़ के जाएं। 68th में केव पेंटिंग वाला क्वेश्चन जो था वो उससे सीधा सॉल्व हो रहा था, तो इट इज एविडेंट इनफ फैक्ट कि आपको 11th की इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर पढ़नी चाहिए। उसके अलावा आपका पहला क्वेश्चन 7 या 8 नंबर का जो होता है वो इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए आप लक्ष्मीकांत की फर्स्ट चैप्टर को रेफर कर सकते हैं, जो प्री इंडिपेंडेंस जो लॉज हैं उनको डिफाइन करते हैं। उसमें से आपको ये सारे थोड़े से अच्छे से रटने पड़ेंगे। अगर हम GS1 के सेक्शन 2 की बात करें तो ये प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। इसमें आप विजन की मंथली को रेफर कर सकते हैं। एग्जाम से 4 महीने या 5 महीने पहले की सारे मंथली में इंपॉर्टेंट न्यूज जो हैं उनको कवर कीजिए। ये आपका वर्ल्ड और इंडिया के करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बिहार के करंट अफेयर्स की बात करें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई बिहार रिलेटेड मैगजीन देख लें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने परफेक्शन की BPSC एनालाइजर को रेफर किया था। इस BPSC एनालाइजर बुक मैगजीन से मैंने बिहार के करंट अफेयर्स को देख लिया था। इससे आपका सेक्शन 2 हो जाएगा। ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट जो थर्ड सेक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है GS1 में, वो है स्टैटिस्टिक्स। आपका स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में शायद आपको फुल नंबर ना मिले, लेकिन अगर आप स्टैट्स के क्वेश्चन सही सही सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 36 नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन इज इंटैक्ट, आप उसमें फुल नंबर उठा सकते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्टैट्स को भी उतना ही ध्यान दें। स्टैट के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही फॉलो किया। मैंने 56 से 59th BPSC से लेकर 67th BPSC तक जितने स्टैट्स के क्वेश्चन थे उनको किया। आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप अपने घर पे एक स्टॉप वॉच या टाइमर लगा सकते हैं और 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो टाइम आपको आता है आप उसको विद इन 1 आवर करने की कोशिश कीजिए। आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि 3 घंटे में 3 सेक्शंस हैं, तो हमें 1 घंटे में 1 सेक्शन को पूरा कर लेना चाहिए। स्टैट्स के क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट हैं GS1 में। आप इन पे ध्यान देंगे तो आपकी 72 नंबर तो ऐसे ही आ रहे हैं। GS1 में बाकी दोनों सेक्शंस की प्रिपरेशन आप हिस्ट्री कल्चर, आर्ट एंड कल्चर कर सकते हैं, और इधर करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम GS2 की बात करें तो GS2 के लिए उसमें भी 3 सेक्शंस हैं। तो GS2 के पहले सेक्शन में पॉलिटी आती है। इसमें आपको बिहार की पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी करनी पड़ेगी। इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा ही पूछे जाते हैं बिहार में। आपको मेक श्योर करना है कि आप वो सारे क्वेश्चंस जरूर करें। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हैं। मैंने भी लक्ष्मीकांत को रेफर किया था, पर क्योंकि बुक बहुत बल्कि है तो आई वुड सजेस्ट आप उसके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स जैसे गवर्नर, प्रेसिडेंट,
सेंटर स्टेट रिलेशंस के शॉर्ट नोट्स बना लें। मैंने भी उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे एंड वो एंड में रिवीजन में काफी हेल्प करते हैं, तो आप लोग उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बिहार पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, विच इज एग्जाम्पल अगर हम गवर्नर की बात करें उसमें भी सेंटर स्टेट रिलेशन पूछा जाता है। तो वो सब आपको थोड़ा डेटा बिहार के पॉलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने नेट का सहारा लिया और इसके लिए मैंने नेट की हेल्प से ही जो जो क्वेश्चंस थे वो किए। पॉलिटी का ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जो पॉलिटी में आजकल हो रहा है उसको रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें करंट अफेयर्स को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कास्ट इन पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, ये सब क्वेश्चंस पेट क्वेश्चंस हैं। रीजनल पार्टीज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं GS2 में, तो आप इन पे स्पेशल ध्यान देंगे और इसमें करंट अफेयर्स ऐड करने की कोशिश करेंगे। साइंस एंड टेक के ऑप्शंस में भी आपको थोड़ा बहुत आजकल की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी कोचिंग के बेसिक नोट्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं। कोई भी कोचिंग का बेसिक स्टडी मटेरियल जो होता है साइंस एंड टेक में, आप उसे लेकर पढ़ सकते हैं और उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बाकी साइंस के क्वेश्चन बहुत ओपन एंडेड आते हैं, वहां पर आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जैसे इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन बिहार, फ्लड मैनेजमेंट इन बिहार, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आपके शॉर्ट नोट्स इन पे रेडी होने चाहिए। अगर हम GS2 के सेक्शन 2 की बात करें तो यहाँ पर करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिहार के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो बिहार स्पेशल इकोनॉमिक्स एंड बिहार स्पेशल ज्योग्राफी, ये आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा घुमा के पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसमें मेक श्योर करेंगे कि क्राउन या कोई भी आप बेसिक जो भी बिहार की बुक रेफर कर रहे हो उसको अच्छे से पढ़ें। मैं सिंस आई एम अ ज्योग्राफी स्टूडेंट, मैंने बिहार की बेसिक ज्योग्राफी पे पूरे नोट्स तैयार किए थे एंड दे वर वेरी हेल्पफुल। तो आप भी ये कर सकते हैं कि बिहार की ज्योग्राफी और बिहार की इकोनॉमी, बिहार इकोनॉमिक सर्वे एंड बिहार बजट, ये 4 चीजों के नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे GS2 के सेक्शन 2 में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद आपका एसे का पेपर आता है। एसे का पेपर इज अ वेरी न्यू पेपर जो 68 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें इंग्लिश के 2 एसे आते हैं और तीसरा एसे जो होता है वो भोजपुरी कहावतों पे और मैथिली की कहावतों पे डिपेंड करता है। इन दैट केस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको नॉर्मल एसे प्रिपरेशन तो करनी ही है, साथ में भोजपुरी कहावतें और मैथिली कहावतों के बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। जब 68 का फर्स्ट टाइम जब ये ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ था तो मैंने अपने पेरेंट्स से, अपनी नानी से काफी सारे भोजपुरी कहावतों के बारे में एक लिस्ट ले ली थी, क्योंकि उस टाइम कोई भी स्टडी मटेरियल इस पे आया नहीं था और या मेरे पास अवेलेबल भी नहीं था। तो मैंने अपने से बड़ों की हेल्प लेके इसमें भोजपुरी कहावत की लिस्ट बना ली थी और मैथिली की भी कहावतें थी उसमें, तो उनकी प्रिपरेशन की मैंने मोर स्पेसिफिकली और वो काफी हेल्पफुल रहा। ऐसे आपके 3 आते हैं। पहले 2 ऐसे तो बहुत ही नॉर्मल एंड ओपन एंडेड टॉपिक्स पे आते हैं, तो इस पे आप बहुत सारे ब्रॉड डायमेंशंस लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में आई वुड सजेस्ट कि आप तरह तरह की शैलियां यूज करें। पहले ऐसे को अगर आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल उसमें डिवाइड करके बता रहे हैं तो दूसरे में वो अप्रोच ना यूज करें, वहां पे कुछ और अलग तरीके से ऐसे लिखें और थर्ड ऐसे में कोई तीसरा मेथड डाल सकते हैं। मैंने एक में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल करके, जिसे पेस्टल अप्रोच कहते हैं, उसमें फर्स्ट ऐसे लिखा। सेकंड ऐसे में मैंने अलग अलग डायमेंशंस खोले बट उनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक का नाम नहीं दिया। और तीसरे ऐसे में मैंने 2 एनेक्डोट्स से ऐसे को जोड़ के लिखा। तो इसी तरीके से आप भी डिफरेंट तरीके से ऐसे लिखिए। मेरा स्ट्रैटेजी यही रहेगा आप लोगों के लिए कि ऐसे में आप लोग घर पे रह के प्रैक्टिस करें इसकी। 3 घंटे में 3 ऐसे लिखें।
इसको आप अपनी पीयर रिव्यू करा सकते हैं, अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, और अगर कोचिंग में है तो वहां भी चेक करवा सकते हैं। ऐसे में आपका एक्सप्रेशन क्लियर होना चाहिए। जो टॉपिक पूछा गया है उसी टॉपिक के बारे में लिखें। आप इधर उधर टॉपिक से डाइग्रेस नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपका फोर्थ पेपर आता है जो है ऑप्शनल। ऑप्शनल पेपर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ये क्वालिफाइंग हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी पढ़ाई नहीं करेंगे। ऑप्शनल के ऑब्जेक्टिव होने से आपको फायदा भी है कि आप अपने जो भी आपका ऑप्शनल है उसके शॉर्ट नोट्स हों, अगर आपके पास कुछ क्विजलेट बुक्स हों तो उसको पढ़ के आप इसमें 40 नंबर लेकर आ सकती हैं, विच इज द क्वालिफाइंग मार्क्स। इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो भी अपना ऑप्शनल है उसकी बारीकियों से, उसके जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं या डेफिनेशन है या जो फैक्ट्स हैं वो पढ़ना है। आप, सिंस दिस इज एन ऑब्जेक्टिव पेपर एंड नॉट अ सब्जेक्टिव वन, यहाँ पर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो द क्वालिफाइंग पेपर बिकम्स वेरी इजी। ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। घर पे आप जितना चाहें मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने घर पे ही रह के मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। 68th में मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, पर 67th में मैंने मेंस आंसर राइटिंग की कोचिंग ज्वाइन की थी, जहां मैं 1 से 2 टेस्ट ही लिख पाई थी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। आप चाहें तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मेंस आंसर राइटिंग, बट आई वुड से कि घर पे बैठ के अगर आप इसका डिस्कशन करें अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको दिखा दें तो दैट इज इक्वली फाइन, क्योंकि 68th में मैंने कहीं से भी आंसर राइटिंग की हेल्प नहीं ली थी। एक बात और है, आंसर राइटिंग में आपको स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए, क्योंकि आपको 6 पेजेस लिखने हैं, तो आपको हर क्वेश्चन जो भी 38 मार्क्स का है वहां 6 पेजेस लिखने हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप एटलीस्ट 5 to 5.5 पेजेस अच्छे से लिखें। हर चीज को ब्रॉडली एक्सप्लेन करें, किस तरीके से आंसर को तोड़ा जा सकता है। आप क्वेश्चन में बनाइए कितने सब पार्ट्स बन रहे हैं और उन सब पार्ट्स के हिसाब से आप अपना आंसर बनाइए। अगर आप ऐसे कर लेते हैं, एक अच्छा इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन लिखते हैं, तो आई थिंक आपका बहुत ही होलिस्टिक आंसर बनता है। अगर GS2 की बात करूं आंसर राइटिंग में, तो आपको इसमें बहुत ही फैक्ट बेस्ड लिखना चाहिए। आप इसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स और जजमेंट्स मेंशन कर सकते हैं तो इट विल बी रियली हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। साइंस एंड टेक में अगर आप किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का नाम लिखते हैं या अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आर्ट एंड कल्चर अगर हम GS1 में बात करें तो यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देते हैं तो ये आपको ज्यादा एक्स्ट्रा आपको एज मिलेगा एज कंपेयर टू अदर जो थोड़े जनरल पॉइंट्स लिख रहे हैं। अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं, दैट इज अप टू यू, लेकिन मैं पॉइंट वाइज सिस्टम को फॉलो करती हूँ। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने हर पॉइंट को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटैंशिएट करें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू स्ट्रैटेजी। जब आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाता है तब उसके बाद इंटरव्यू स्ट्रैटेजी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, ये नहीं सोचना है कि यहाँ तक हो गया तो आगे भी हो जाएगा। यहाँ पर आपको और भी ध्यान देना पड़ेगा और यहाँ पर आपका जो भी ऑप्शनल है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरा इंटरव्यू सिर्फ ऑप्शनल पे ही बना, एंड इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके हर फैक्ट को जानें। बिहार रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बिहार रिलेटेड आपका ऑप्शनल कैसे बिहार को हेल्प कर सकता है, आपका ऑप्शनल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हेल्प कर सकता है, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो बहुत पूछे जाते हैं। इसको आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। एक अच्छा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर होना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करेंगे तो इंटरव्यू भी काफी इजी जाएगा। मेरा इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा गया बिकॉज बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे एंड आई वाज समवॉट प्रिपेयर्ड। तो आप अपना ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आप ऑलरेडी सर्विस में हैं तो अपनी सर्विस के बारे में प्रिपेयर कीजिए, और आपकी जो भी हॉबी है, जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे, मेक श्योर कि आप उस इंफॉर्मेशन में बहुत थॉरो हो
और बिहार रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। ऐसे ही आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा एंड फाइनल सिलेक्शन वुड बी पॉसिबल। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी फॉर क्लियरिंग बीपीएससी। आई होप ये आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीकेटी। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं